ओके गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जेम 2025 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है कि फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है और आपको कंपेयर करना है मीन, मीडियन और मॉड में। तो गाइस, जब भी अगर पॉजिटिवली स्क्यूड रहा तो इसका कर्व कुछ इस प्रकार का बनेगा। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मीन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा आपका मीडियन है, फिर इससे भी छोटा आपका मॉड है। अगर नेगेटिवली स्क्यूड होता तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मॉड सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा मीडियन है, फिर उससे छोटा मीन है। अगर सिमेट्रिक होता, कोई भी स्क्यूड नहीं होता, तो यहाँ पे मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होता। बट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। और ये वाला ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। और आपको क्लियरली गाइस ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपको एक ग्राफ गाइस पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन 1991 committee was set up by the government of India to examine the structure, organization and the function of Indian financial system। तो अगर हम रंगराजन कमेटी की बात करें, जो कि 1980s 1990s में गाइस फॉर्म किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई कंप्यूटराइजेशन होनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, ताकि एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन बी, रेड्डी कमेटी, इसका पर्पस गाइस ये था कि भाई कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे इन्होंने बात की थी इन द अर्ली 2000। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा गाइस नरसिम्हा कमेटी। तो नरसिम्हा कमेटी was set up by the government of India in 1991 और एग्जामिन करेगा किसको? स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस कमेटी का ही काम ही था कि इस बैंकिंग सिस्टम को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को और उसके फंक्शंस को एग्जामिन करना। और ये कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है इन रिकमेंडिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स दैट सिग्निफिकेंटली शेप द लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम चक्रवर्ती कमेटी की बात करें, तो चक्रवर्ती कमेटी गाइस, ये कमेटी स्टडीज द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द क्रेडिट कंट्रोल मैकेनिज्म इन इंडिया। इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स के इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, सजेस्टेड चेंज टू अलाइन द इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी विद द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंस पॉइंट था इस कमेटी में। बट आपको पूछा गया था क्वेश्चन में कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि नरसिम्हा राव कमेटी पे बेस्ड था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। द इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी adopted by the Reserve Bank of India in 2015 prescribed the targeted inflations to vary between डैश परसेंटेज 2 to 6, 2 to 7, 3 to 8 या फिर 3 to 7। तो गाइस, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी adopted by the Reserve Bank of India in 2015 सेट अ टारगेट ऑफ 4% इन्फ्लेशन। तो इन्होंने एक टारगेट ले लिया था कि भाई हमें इन्फ्लेशन को 4% रखना है, और उसके साथ एक बैंड को भी इन्होंने रखा था कि भाई +-2। तो अगर प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 6, 4 + 2। अगर माइनस ले लेंगे तो 4 - 2 2। मतलब 2% से 6% के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 to 6, द करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके।
ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर्स? हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, ऑगिव एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो गाइज हिस्टोग्राम को आपको तो पता है, कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होता है जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली ऑगिव, ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो गाइस अगर हम बात करें हिस्टोग्राम का, तो हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ अ कंटिन्यूअस डेटा यूजिंग द एडजेसेंट बार टू सोर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी मीन्स ये क्वांटिटिव नेचर्स का होता है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो ये एक हम कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन हिस्टोग्राम, ठीक है। सिमिलरली ऑगिव, ऑगिव की अगर बात करें तो ये भी गाइस एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है दैट शोज द क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू अ सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। तो एक एट अ सर्टेन पॉइंट तक गाइस हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी एक लाइन ग्राफ होता है दैट कनेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है, मिड पॉइंट को, ठीक है, ये मिड पॉइंट को गाइस ये कनेक्ट करता है। तो ये भी जो है एक मेजर्स है कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने का। बट अगर हम पिक्टोग्राम की बात करें तो पिक्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इमेज या सिंबल को यूज करता है to represent the data, which is a qualitative different from the others that use the numerics and continuous data representations. तो गाइज हिस्टोग्राम, ऑगिव एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम न्यूमेरिकल्स डेटा को यूज करते हैं, बट पिक्टोग्राम में क्या होता है कि कोई इमेज हो गया, सिंबल हो गया, जैसे कोई इमेज हो गया, कोई एप्पल का एप्पल हो गया तो एप्पल को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, बनाना हो गया, रिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह का इमेज या सिंबल को हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा जो कि एक क्वालिटेटिव नेचर्स का होता है, ठीक है। तो ये जो हिस्टोग्राम है, ऑगिव है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बट जो पिक्टोग्राम है ना, ये हमारा क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और आपको वही क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर्स, तो हिस्टोग्राम, ऑगिव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये सेम है, क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटिव डेटा को रिप्रेजेंट करता है अपने ग्राफ में। बट पिक्टोग्राम क्वालिटेटिव है, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट शेप के डिफरेंट इमेजेस को इंडिकेट करता है टू रिप्रेजेंट द डेटा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पिक्टोग्राम, ठीक है। पिक्टोग्राम इज अ करेक्ट आंसर। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शटडाउन कंडीशंस for a profit maximizing firms in a perfectly competitive markets? P stand for price, AVC stand for average variable cost, ATC average total cost। गाइज मैं कई बार इस चीज़ों को बता चुका हूँ कि शटडाउन कंडीशंस क्या होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स मार्केट में। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो गाइज आप ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया और ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया। तो अगर गाइस इससे नीचे होगा, अगर प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा तो वो आपका शटडाउन कंडीशन होगा। बट अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूँ ना, ये आपका एवरेज कॉस्ट है, तो ये पॉइंट गाइस शटडाउन नहीं है, ये जीरो प्रॉफिट पॉइंट है, क्योंकि इसका एवरेज कॉस्ट और प्राइसेस दोनों इक्वल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये इसका जो प्राइस है ना वो लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब ऑन एन एवरेज जो उसका कॉस्ट लगता है वेरिएबल में, जो उसका खर्च होता है वो भी कॉस्ट वो कवर नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली है कि उस फर्म्स को शट डाउन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर जब प्राइस लेस देन एबीसी होगा तो फर्म्स को शट डाउन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए कि अगर प्राइस इज लेस देन ABC होगा तो ये हमारा शट डाउन कंडीशन होता है। अगर प्राइस ग्रेटर देन ABC है गाइस तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्म्स जो है प्रॉफिट कमाएगा, बट टोटल कॉस्ट नहीं। सिमिलरली प्राइस इज ग्रेटर देन ATC, ये भी आपका कंडीशंस नहीं है। अगर मैं गाइस इसकी कुछ थियोरेटिकल नॉलेज पे जाऊं तो आप देख सकते हो कि इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट जो शट डाउन कंडीशंस है वो refers to a point where the firm should cease the production because it cannot cover its variable cost। अगर प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो इसका मतलब है कि भाई फर्म्स अनेबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, so it should shut down productions to avoid the incurring more losses। अगर प्राइस ग्रेटर देन ABC है तो फर्म्स कैन कवर गाइज द वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कंटिन्यू अपने प्रोडक्शंस को जारी रखेगा इन दी शॉर्ट रन। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्राइस वर्सेस ATC, अगर प्राइस लेस देन ATC रहा, ठीक है, अगर प्राइस लेस देन ATC रहा तो फर्म्स इज मेकिंग अ लॉस बट मेक स्टिल ऑपरेट गाइज इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली अगर प्राइस ग्रेटर देन ATC रहा तो फर्म्स इज मेकिंग अ प्रॉफिट एंड शुड कंटिन्यू टू द प्रोडक्शंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि शट डाउन पॉइंट, तो शट डाउन पॉइंट गाइस प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है कि which one of the following is correct in the context of a natural monopoly? Monopoly arises because one key input is a precious natural resources. Total fixed cost is substantially larger than the total variable cost. Government does not allow other producer to produce the product. Indian Railway is an example of such monopoly. तो गाइज आपको नेचुरल मोनोपोली पता होना चाहिए कि नेचुरल मोनोपोली होती क्या है, उसके कंडीशंस क्या होता है। तो एक एग्जांपल से गाइज हम लोग समझते हैं। लेट से कि कोई एक फर्म ऑनर है और इसे जो है एक कंपनी खोलना है या फिर एक कोई फर्म स्टार्टअप करना है, कोई फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री लेट एग्जांपल की कोई वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गाइज जब अगर इलेक्ट्रिसिटी पे अगर आप खर्च करोगे तो ऑब्वियसली है कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। सिमिलरली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई, तो ऑब्वियसली है गाइस कि वाटर सप्लाई में जो आपकी खर्च होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी आपका हैवी फिक्स कॉस्ट खर्चा होगा। ठीक है, मशीनरीज को फिक्स करना, पाइप्स वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होता है। फिर उसके बाद अगर आप एडिशनल प्लांट्स को लगाओगे ना तो फिर उसका मार्जिनल कॉस्ट जो फिर उसका घटता चले जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, इसका जो एवरेज कॉस्ट होता है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है। बट जनरली गाइज हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई एवरेज कॉस्ट यू शेप का होता है। बट इन द केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली पहले तो उसका फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका एवरेज कॉस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, बट अगर ये एडिशनल प्लांट को गाइज ओपन करेगा तो इसका कॉस्ट घटते चले जाता है। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली लाइक दिस। ठीक है, तो इसका फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपैरेटिव टू द मार्जिनल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस कि ऑप्शन बी में आपको गिवन है कि इसका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। आप खुद सोचो गाइस कि आप एक वाटर सप्लाई के प्लांट को स्टार्ट करना चाहते हो, तो जब आप स्टार्ट करोगे तो आप लेबर को हायर करोगे, मशीनरीज को, पाइप्स को, ठीक है, तो बहुत सारे कॉस्ट आपको खर्च होगा। अगर आप उसी का दूसरा पार्ट गाइस अगर आप खोलना चाहोगे तो आपको कम खर्च होगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मशीनरीज है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल गाइस आप मेट्रो का ले सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, तो
ये जितने भी कंपनीज है, जितने भी फर्म्स है, तो इसको एक टाइम में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फिक्स कॉस्ट खर्च होता है, और उसके बाद अगर वो नया प्लांट को सेट करता है ना, तो उसका कॉस्ट घटती चली जाती है। तो इस फर्म्स के पास गैस इतना पावर है कि भाई वो कम कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहा है इन द लार्जर यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, लार्जर यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस। तो इस फर्म के पास गैस उतनी पोटेंशियल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि भाई इसकी कॉस्ट कम है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खर्च कर चुका है इन दी फिक्स कॉस्ट के तौर पे। तो उसके बाद जो उसको कॉस्ट लग रहा है ना, वो कम लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ दी नेचुरल मोनोपोली। अगर गाइज मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो नेचुरल मोनोपोली अकर्स व्हेन ई फर्म्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स ड्यू टू हाई फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको फिक्स कॉस्ट लगता है, और जैसे ही उन्होंने फिक्स कॉस्ट खर्च कर दिया, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण उसका जो एडिशनल कॉस्ट है वो घटते चले जाता है एज कंपेयर टू द वेरिएबल कॉस्ट। So because of this large fixed cost, it is important. It is more efficient for a single producers to serve the entire market rather than having the multiple producers. ठीक है, क्योंकि गाइस इसका यहाँ पे कॉस्ट कम लग गया ना, तो भाई ये कम प्राइसेस पे भी उस प्रोडक्ट को बेच सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास पूरी पावर है कि भाई इंटायर मार्केट को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। और गाइस व्हाई द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, यहाँ पे गिवन है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गाइस इंडियन रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ सच मोनोपोली, नो गाइस, रेलवे कोई बना नहीं सकता, इट इज ओनली वन, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको बना सकता है। बट यहाँ पे क्या ना कि भाई यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है नेचुरल मोनोपोली में। गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ दी प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, नो गाइस, गवर्नमेंट कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जाओ उस पर्टिकुलर चीज़ों को प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, सो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। एक बार गाइज इसको रीड कर लेना, ठीक है। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है कि इफ अ जापानीज सिटीजन्स ओन्स एन अपार्टमेंट इन इंडिया, then the rental income that she earned from the apartment is a part of India's GDP but not a part of India's GNP. Both India's GDP and GNP. India's GNP but not a part of India's GDP. Neither GNP nor GDP. Guys, GDP आपको पता है, GDP क्या होता है कि विद इन बाउंड्री के अंदर में जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उस पर्टिकुलर फिक्स बाउंड्री में जब हम उसका एक मार्केट वैल्यू लगाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, जीडीपी, ठीक है। तो जापानी सिटीजन्स अपार्टमेंट खरीद रहा है कहाँ पे, इंडिया में, तो ये आपका पूरा इंडिया है। तो इंडिया का ये फिक्स्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में ही तो आ रहा है ना। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जीडीपी का डेफिनेशन ही होता है कि अगर कोई भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए विद इन फिक्स ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया, फिक्स्ड ज्योग्राफिकल ऑफ बाउंड्री, और उसका जब हम लोग एक मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारा जीडीपी होता है। तो जब अपार्टमेंट खरीदेगा जापानीज सिटीजन्स इन इंडिया, तो ये विद इन बाउंड्री में आ रहा है, तो ये हमारा कैलकुलेट होगा जीडीपी में, ना कि जीएनपी पे। जीएनपी की डेफिनेशन अलग होती है। जीएनपी में गाइज वो लोकेशंस मैटर नहीं रखता है, बट जीडीपी में लोकेशन मैटर रखता है कि भाई जो हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री वो फिक्स होना चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री में, और वहाँ पे जो भी प्रोडक्शंस होंगे वो हमारी जीडीपी है। बट जीएनपी गाइज अगर वो नेशनल ऑफ अ कंट्रीज, कोई भी पर्सन है गाइज, अगर वो बाहर में भी कमा रहा है ना, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, कोई भी कंट्री पे, देन ये हमारा कैलकुलेट हो जाता है जीएनपी पे। अगर विद इन फिक्स बाउंड्रीज के अंदर में कोई भी चीज़ हो रहा है, चाहे वो फॉरेनर आए, चाहे वो इंडियन हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो विद इन फिक्स बाउंड्रीज के अंदर में हो रहा है तो वो ऑलवेज जीडीपी पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज इंडियाज जीडीपी बट नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज जीएनपी, ठीक है।
ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिफर फ्रॉम द जीडीपी डिफ्लेटर सिंस इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन गुड्स एंड सर्विसेज डैश। गाइज यहाँ पे आपको गिवन है सीपीआई। आपको पता है कि सीपीआई गाइज मेजर्स करता है इन्फ्लेशंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में। तो गाइज आप इन्फ्लेशंस को कब देखोगे? जब आप उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करोगे। इन्फ्लेशन क्या होता है गाइज? कि परसिस्टेंस राइज इन दी प्राइसेस। तो लेट्स से कि आप इस पर्टिकुलर गुड को खरीदे आज, इसका प्राइसेस है 8 रुपीज़। एक महीना बाद आप खरीदे, उसका प्राइसेस है 10 रुपीज़। अगेन 2 मंथ बाद उसी का प्राइस बन गया 12। ठीक है, तो आप इस गुड्स को खरीद रहे हो तब तो आपको मालूम चल रहा है ना कि हाँ इसका प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है, और इसी को मेजर्स करता है कौन? सीपीआई। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सीपीआई तभी मेजर्स होगा जब हम उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करेंगे? बट जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी इनटू 100। और जीडीपी गाइस ये प्रोडक्शंस की बात करता है कि भाई उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। बट सीपीआई कंजम्पशन के बारे में बात करता है कि जब अगर हम उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करते हैं और हमें एनालाइज हो पा रहा है कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये गाइस कंजम्पशन से रिलेटेड है सीपीआई। बट जीडीपी डिफ्लेटर इज रिलेटेड टू अ प्रोड्यूस। तो वही चीज आपको यहाँ पे पूछा गया है कि सीपीआई डिफर फ्रॉम द जीडीपी डिफ्लेटर since it includes the good and services consumed rather than the good and services produced। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, तो गाइज यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है, सीपीआई measures the average change in prices over time for a fixed basket of goods and services consumed by the households. It focuses on goods and services that are directly consumed regardless of whether they are produced domestically or imported. But GDP deflator guys measures the price change for all goods and services produced within country's economy। ठीक है, तो गिवन है, इसको एक बार रीड कर लेना। ये गाइस बहुत ही सिंपल है, आप लॉजिक भी लगा सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि सीपीआई इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशंस। ठीक है, मतलब कि उस पर्टिकुलर गुड को जब हम कंज्यूम करेंगे तभी हमको मालूम चलेगा कि हाँ भाई इसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट जीडीपी डिफ्लेटर गाइस क्या होता है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि वो क्या होता है आपका रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, ओके गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है कि गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड द ग्रोथ विद जस्टिस वर द स्लोगन ऑफ डैश 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये कौन से 5 ईयर प्लान में गाइस था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो गाइस ये आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान में था, जो कि 1969 से 1964 तक था। लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फोकस्ड ऑन द स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड द ग्रोथ विद द जस्टिस। और इस प्लान का मेन एम यही था कि पॉवर्टी को कम करना और सोशल जस्टिस लाना सोसाइटी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ 5 ईयर प्लान। और गाइस फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे बेस्ड था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि मालानोबिस मॉडल पे बेस्ड था कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस को फोकस करना है। और थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि सेल्फ सफिशिएंसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बेस्ड था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। ओके, okay guys, question number 10, which is not a function of Reserve Bank of India. Lending to businesses, bank of issues, banker of the governments, controller of credit। तो गाइज अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो बैंक ऑफ इशू ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पूछा गया नॉट अ फंक्शंस।
तो बैंक ऑफ इशू गाइज ये तो बिल्कुल फंक्शन ही है आरबीआई का। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर क्वाइंस विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ क्वाइंस होती है गाइज जो गवर्नमेंट इशू करती है, और बाद बाकी जो भी करेंसी नोट है वो आपका आरबीआई इशू करता है। तो बैंक ऑफ इशू दैट इज द फंक्शन, ये तो फंक्शन है ही। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल गाइज सही है। RBI act as a banker, agents and advisor to the central and state government managing their accounts and public debt। ठीक है, तो ये भी सही है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई गाइस रेगुलेट करती है सप्लाई ऑफ मनी को और क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, तो ये भी सही है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। बट लैंडिंग टू बिजनेस गाइज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आरबीआई। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म दिस फंक्शंस। ठीक है, वाइल द आरबीआई फोकस, इसका सिर्फ काम क्या है, रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना और मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना पूरे इकोनॉमी में। बट बिजनेस को लोन देना डायरेक्ट आरबीआई से, ये तो गाइस कभी भी पॉसिबल नहीं ना। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ दो ही पर्सन्स को लोन देती है, एक आपका गवर्नमेंट हो गया और दूसरा आपका कमर्शियल बैंक हो गया। तो कोई भी पर्सन गाइस आरबीआई के पास नहीं जा सकता, चाहे वो बिजनेस हो या कॉमन मैन हो। अगर लोन लेना है तो भाई आप कमर्शियल बैंक के पास जाओ ना। तो ये बिजनेसमैन भी जो है ना, ये भी कमर्शियल बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, ना कि आरबीआई के पास। ठीक है, तो लैंडिंग टू बिजनेसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके ओके गाइस, थैंक यू। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया। और गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक।